दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है 10 क्लास का। 10 क्लास में परीक्षण कर देखे 1.4 का जो हम लोग सवाल का समाधान कर रहे थे, ये इसका 5वां पार्ट है। चौथे पार्ट तक अगर आपने देखा होगा और शुरू के भी कम से कम 1.1, 1.2 और 1.3 के सारे पार्ट अगर आपने देखे होंगे तो आज के भी वीडियो आज आपको समझ में आ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज ये 5वां पार्ट है। आज हम जो बच्चे हैं वहाँ से हम सवाल शुरू करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वन पॉइंट 4 के पिछले पार्ट में हमने कम से कम तीन का 4 नंबर तक कर लिया था। 5 नंबर से करना है तो डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हमारे गांव में प्रलय बाबू है। प्रलय बाबू का अपना आयताकार क्षेत्र में है ना, आयताकार क्षेत्र में क्षेत्र में या बीच में कुछ छोटा है शायद, यहाँ पे शायद की नहीं होगा या फिर में नहीं होगा। अगर हम इसका सही हिसाब लगाएं तो आयताकार क्षेत्र की ज़मीन में ऐसा हो सकता है ना, आयताकार क्षेत्र की ज़मीन में। तो ये में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें को हम नहीं मानेंगे, ठीक है, इसमें को हम नहीं मानेंगे, ठीक है। हमारे गांव में प्रलय बाबू अपने आयताकार क्षेत्र की ज़मीन में लाल मिर्च लगाने के लिए 350 लाल मिर्च के पौधे खरीदे। 350 लाल मिर्च के पौधे खरीदे। पौधा लगाते समय वे देखे कि प्रत्येक पंक्ति में वे जितने पौधे लगाएं उससे 24 अधिक पंक्ति लगाने पर 10 पौधे बच गए। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगाए हिसाब करके देखें। हमें यहाँ पे पंक्ति निकालना है। तो सबसे पहले सवाल को समझ लेते हैं। अगर हम सवाल की ओर ध्यान दें तो सवाल के हिसाब से आयताकार क्षेत्र है, ठीक है, आयताकार क्षेत्र की ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन है। ज़मीन में लाल मिर्च लगाने के लिए 350 लाल मिर्च लाए। 350 लाल मिर्च के पौधे हैं, ठीक है, पौधे हैं। तो पौधा लगाते समय वे देखे कि प्रत्येक पंक्ति में, अगर हम पंक्ति बनाए इस तरह से या फिर इस तरह से, जैसा भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो इस तरह से मान के चलते हैं, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में, तो ये हर एक पंक्ति है, ठीक है। पंक्ति में भी जितने पौधे लगाए, जितने पौधे यानी कि ये पहला पंक्ति जैसा है ना, इस पंक्ति में यानी कि हर एक पंक्ति में जितना पौधा लगाया, क्योंकि हर एक पंक्ति में बराबर बराबर लगाना है। जैसे यहाँ लिखा है ना, प्रत्येक पंक्ति यानी कि प्रति एक पंक्ति में जितने पौधे लगाए उससे 24 अधिक पंक्ति, है ना। यानी कि यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में जितने पौधे लगाए, यानी कि यहाँ पे जितना पौधा लगाया उससे 24 अधिक पंक्ति। ध्यान से सुनिए, यानी कि यहाँ पे एक पंक्ति में जितना पौधा है ना, जितना भी पौधा है, तो उससे 24 अधिक पंक्ति है। बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर इस पहले पंक्ति में मान लेते हैं 20 पौधे हैं, अगर इस पहले पंक्ति में 20 पौधे हैं, ठीक है, 20 पौधे हैं, तो जितने पौधे लगाए उससे 24 अधिक, यानी कि अगर एक पंक्ति में 20 है तो उससे 24 अधिक करने से कितना हो सकता है, यही कोई 44, है ना, 44। यानी कि 24 अधिक पंक्ति यानी कि 44 पंक्ति होना चाहिए। अगर हम 20 मानते हैं तो ये तो हमने मान लिया, ठीक है। यानी कि हमें पौधों की संख्या जो है वो हमें माननी पड़ेगी, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या को माननी पड़ेगी, तब जाके हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी कहा है कि 24 अधिक पंक्ति लगाने पर 10 पौधे बच गए, है ना। 10 पौधे बचे हैं तो ये 350 में से बचे हैं ना। लेकिन उसी जितना भी पौधा लगा है वो 10 पौधा भी अगर उसमें जोड़ देते हैं तो 350 के बराबर होगा, है ना। यानी कि बाद में हमें 10 को जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसका सीधा सीधा समाधान कर सकते हैं। तो हमने ध्यान दिया कि सबसे पहले क्या मानना है, हमें मानना है प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो हम लिख सकते हैं प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x है। ध्यान से सुनिए, समझिए। प्रत्येक पंक्ति में यानी कि हर एक लाइन में पौधों की संख्या x है, यानी कि सभी लाइन में 10 सॉरी x माना ना, x है, यानी कि सभी लाइन में x करके पौधे लगाए गए हैं। तो जैसा कि वहाँ पंक्ति बोला है, पंक्ति की संख्या यहाँ
आगे हम ये लिख सकते हैं पंक्तियों लिखते हैं, ठीक है, पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या पौधों की संख्या से 24 अधिक है, यानी पौधों की संख्या तो x है ना, तो उससे 24 अधिक है, ठीक है। तो ये पंक्तियों की संख्या है, और ये कोई मूल्य या फिर दूरी नहीं है कि हम किलोमीटर लिखें या फिर रुपया वगैरह लिखें, केवल संख्या है तो इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें जितने भी पौधे लगाए गए हैं उनकी टोटल संख्या निकालनी पड़ेगी, तभी तो 350 के बराबर बना सकते हैं। लेकिन टोटल संख्या निकालें कैसे? अब क्योंकि हमें पता है वो खेती की गई है ना, डाला रोपा गया है, तो जब भी रोपण की जाती है तो वो खेत के अंदर ही होता है ना, और खेत के अंदर या फिर ज़मीन के अंदर, ठीक है, मतलब उसके भीतर एरिया में, एकदम अंदर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसके तल में जितनी भी मिर्ची डाली गई है वो तो उसके अंदर ही सीमा के अंदर ही किया गया है ना, और किसी भी सीमा के अंदर में अगर कुछ किया जाता है तो क्षेत्रफल होता है, यानी कि हमें इसके क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसा कि वो प्रत्येक पंक्ति में x पौधे लगाता है, यानी कि इस तरह से अगर लाइन की बात करें, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से यहाँ तक भी x होगा, यानी कि लंबाई को भी हम x मान सकते हैं, है ना। यानी कि पौधों की संख्या उस ज़मीन की लंबाई के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। और जो पंक्तियों की संख्या तो एक एक करके यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से जब एक एक इस तरह से एक एक करके बढ़ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है पंक्ति, यानी कि पंक्ति यहाँ से यहाँ तक मान सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ पौधों की संख्या है, यहाँ से यहाँ, क्योंकि पौधे डाले गए हैं ना, यहाँ से इस तरह से, है ना, पौधे डाले गए हैं, लेकिन जो लाइन है वो कम से कम यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि आप देख रहे हैं लाइन इस तरह से इस तरह से इस तरह से इधर बढ़े हुए हैं, यहाँ से शुरू होकर इधर बढ़े हुए हैं, ये लाइन है, ये पंक्ति है, यानी कि ये जितना भी लाइन है, जितनी भी पंक्ति है, इसे हम लंबाई मान सकते हैं, ठीक है। और ये जो पौधों की संख्या है इसे हम चौड़ाई मान सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है क्षेत्रफल का निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि अगर हम पंक्तियों की संख्या से पौधों की संख्या गुना करेंगे तो भीतर जितना भी मिर्च के पौधे हैं उसका परिमाण निकल जाएगा। मैं फिर से कहता हूँ, अगर पौधों की संख्या, एक लाइन में जितने भी पौधों की संख्या है उतनी ही पंक्तियों की संख्या से अगर हम गुना करें तो कितनी मिर्चियाँ अंदर लगी हुई है वो निकल जाएगा। तो आगे हम लिख सकते हैं ज़मीन में पौधों की कुल संख्या, क्योंकि ज़मीन में पौधों की कुल संख्या डाली गई है, वो कितना डाला गया है, इतने पंक्तियों में डाला गया है, x + 24 इतने पंक्तियों में डाला गया है, और प्रत्येक पंक्ति में कितना है, x, है ना। तो इतनी पंक्ति में टोटल कितना है निकालने के लिए तो गुना करना पड़ेगा ना, है ना। तो ये x और ये x² हो जाएगा, प्लस ये x और ये 24 x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि x + 24 पंक्ति में इतने पौधे लगाए गए हैं, है ना, टोटल इतने पौधे। तो अब हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार ये ज़मीन के अंदर, ये ज़मीन में इतने पौधे लगाए गए हैं, लेकिन 10 पौधे बच जाते हैं ना, वो 10 पौधों को भी अगर जोड़ देते हैं, है ना, 10 पौधों को भी अगर जोड़ देते हैं तभी तो टोटल पौधों की संख्या निकलेगी, और टोटल पौधों की संख्या है 350, ठीक है। तो इतना तो हम समझ ही चुके हैं, इसके आगे हम कर सकते हैं, तो इसको सीधे सीधे कर लेते हैं। x² प्लस एक मिनट ये 24 x से गुना हुआ तो x होगा ना, हाँ, तो यहाँ भी x ही होगा, जो मैं भूल गया हूँ, ठीक है। ये 24 x हो जाएगा, फिर प्लस ये 10 हो जाएगा, वो 350 बराबर के इधर आएगा तो माइनस 350 हो जाएगा, बराबर उधर कुछ बचा नहीं तो 0, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें पता है क्या करना है, x² प्लस 24 x है, ये 350 से 10 घटाना पड़ेगा, तो क्योंकि ये वाला बड़ा है तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस 350 से 10 घटाएंगे तो 340 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। अब हमें ऐसा कोई संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके 340 होता है, लेकिन घटा कर 24 आता है, ठीक है।
ऐसा तो एक ही संख्या है, आप इनका गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है, उत्पादक विश्लेषण कर लीजिएगा, मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। ये देखिए 34 माइनस 10, इनको घटाएंगे तो 24 होगा, और 34 और 10 को गुना करेंगे तो 340 होगा। हिसाब लगा लीजिएगा, 34 और 10 गुना करेंगे तो 340 ही होगा, और इसी में से 10 घटाएंगे तो 24 होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका गुणनखंड हो गया। अब बचा ये x, गुणनखंड नहीं माइनस खंड हुआ है, माइनस इधर 340 बचा, जैसा है वैसे लिखेंगे, बराबर उधर बचा 0 बचा, ठीक है। इतना करने के बाद हमें पता है क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट खोलना है, एक्स स्क्वायर प्लस ये 34 x से गुना होगा 34 x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस ये होगा 10 और x गुना करेंगे 10x माइनस 340 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें पता है ये इनमें से कॉमन लेना है, x और x कॉमन है तो x कॉमन लिया, यहाँ पर बचा x प्लस यहाँ पे बचा 34 क्योंकि x तो कॉमन चला गया, इन दोनों में कॉमन है -10 कॉमन है, तो इसमें बचा x, माइनस कॉमन गया है इसलिए ये माइनस चेंज होके प्लस हो जाएगा, और क्योंकि 10 कॉमन गया तो यहाँ सिर्फ 34 बचेगा, क्योंकि 34 10 के 340 होता है, और बराबर 0, ठीक है। अब ये और ये कॉमन है, कॉमन होने के कारण उसको सिंगल लिखना होगा, x प्लस 34 और ये बचा अलग से x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। इतना करने के बाद हमें इसको और इसको अलग अलग करना है, तो x प्लस 34 बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। और x प्लस देखिए यहाँ पे 34 बराबर को उधर जाएगा तो -34 हो जाएगा, -34, और यहाँ पे -10 बराबर को उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +10, ठीक है। देखिए x का मान यहाँ पे प्लस में 10 आया है और ये तो माइनस में आया है, ये आंसर नहीं हो सकता है। तो आगे चल के हम आंसर में ये लिख सकते हैं प्रत्येक पंक्ति में 10 पौधे हैं, है ना, प्रत्येक पंक्ति में 10 पौधे हैं। क्वेश्चन में यही पूछा गया है तो यही आंसर होगा, लेकिन ये हमने पूरा मैथ गुणनखंड विधि से किया है। आप चाहें तो इसे श्रीधर आचार्य के सूत्र अनुसार भी कर सकते हैं। अब हम सीधे अगले सवाल की ओर देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर में साफ साफ लिखा है, जोसेफ एवं कुंतल 2 लोग हैं, एक ही कारखाने में काम करते हैं। 2 लोग हैं, जोसेफ एवं कुंतल एक ही कारखाने में काम करते हैं। जोसेफ एक वस्तु बनाने में कुंतल से 5 मिनट कम समय लेता है। यानी कि जोसेफ जो पहला आदमी है ना, जोसेफ एक वस्तु बनाने में कुंतल से 5 मिनट कम समय लेता है ना। यानी कि कम समय कौन लेता है? जोसेफ लेता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि कुंतल ज़्यादा समय लेता है। यानी कि कुंतल का जितना भी समय हो, है ना, उससे 5 मिनट कम हो जाएगा जोसेफ का, है ना। लेकिन हाँ, तो यहाँ से हम पॉइंट समझ सकते हैं कि हमें मानना क्या है। हमें कुंतल का समय मानना पड़ेगा। एक वस्तु बनाने में कुंतल का समय x मान सकते हैं, है ना। और जोसेफ का भी वही उसी से निकल जाएगा, जोसेफ का हो जाएगा x माइनस 5, है ना, क्योंकि अगर कुंतल का x है तो उसी से 5 मिनट कम होता है ना जोसेफ का, है ना। जोसेफ का कुंतल से 5 मिनट कम होता है। यानी कि कुंतल का चाहे जितना भी हो x है ना, उसी से 5 कम करेंगे, यानी कि -5 करेंगे तो जोसेफ का निकल जाएगा। फिर आगे लिखा है 6 घंटा काम करके जोसेफ कुंतल से 6 चीज़ें अधिक तैयार किया। 6 घंटा काम करके जोसेफ जो है कुंतल से 6 चीज़ें अधिक तैयार किया, है ना। अब जोसेफ क्योंकि वो कम समय में बना लेता है तो जाहिर सी बात है, कुछ ज़्यादा खिलौने बनाएगा, यानी कि चीज़ बनाएगा, है ना। तो कुंतल से 6 चीज़ें अधिक बनाता है। तो क्योंकि वो कम समय में जोसेफ कम समय में कर लेता है, तो जाहिर सी बात है वो कुंतल से ज़्यादा चीज़ें बनाएगा। और कितना ज़्यादा चीज़ें? 6 चीज़ें ज़्यादा बनाता है। यानी कि 6 घंटे में वो 6 सामान ज़्यादा बना देता है, लेकिन कुंतल 6 चीज़ें कम बनाता है, ठीक है। तो कुंतल उस समय में कितनी चीज़ें बनाया, हिसाब कर लिखें। तो उसी समय में, यानी कि 6 घंटे में, है ना, 6 घंटे में कुंतल उस समय में कितनी चीज़ें बनाया, उस समय में बोला है ना। तो उस समय में यानी कि 6 घंटा में, कुंतल का तो दिया नहीं है 6 घंटे में कितना बनाता है, तो वही हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मानने वाले हैं वो तो समय होगा, दोनों के एक खिलौने बनाने का अलग अलग समय, है ना। एक खिलौने बनाने में
कुंतल को x समय लगता है, x मिनट लगेगा, है ना, और जोसेफ को x माइनस 5 मिनट लगेगा, इतना ही। लेकिन ये घंटा में है तो हमें इसको घंटा को मिनट में बदलना पड़ेगा, तो शायद ज़्यादा आसान होगा। हमें ये निकालना होगा कि दोनों 6 घंटे में कितना खिलौने बना सकते हैं। दोनों के 6 घंटे खिलौना नई चीज़ है ना, कोई वस्तु है, तो 6 घंटे बनाने में, मतलब 6 घंटे में वो दोनों कितने तक वस्तु बना सकते हैं। तो जितना वस्तु बनाएंगे दोनों के वस्तु में कम से कम 6 वस्तु का अंतर होगा, है ना। यानी कि अगर हम कुंतल कितना बनाता है और जोसेफ कितना बनाता है ये हम निकाल लें, है ना, तो हमें पता है कुंतल से 6 चीज़ें अधिक किसका होता है, जोसेफ। यानी कि जोसेफ और कुंतल का अगर हम घटाते हैं वस्तु को, है ना, 6 घंटे में जितना भी वस्तु बनता है उन दोनों को अगर घटाते हैं तो 6 का अंतर निकलेगा, यानी कि 6 खिलौना कम या ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि दोनों को अलग अलग समय मानने के बाद हमें 6 घंटे में कितना वस्तु बनता है वो हमें निकालना होगा। तो जैसा सवाल है, सवाल के हिसाब से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, माना एक खिलौने बनाने में, खिलौना नहीं है ना, वस्तु है, मैं भी ना, वस्तु, माना एक वस्तु बनाने में कुंतल को समय लगता है x मिनट, कुंतल को x मिनट लगता है, लेकिन वही वस्तु बनाने में, एक वस्तु बनाने में है, ठीक है, एक वस्तु बनाने में जोसेफ का समय 5 मिनट कम लगता है, यानी कि माइनस होगा, x माइनस 5 मिनट लगता है ना, जोसेफ का समय इतना है, ठीक है। अब दोनों का हम 6 घंटे का निकालेंगे तो हम आगे लिख सकते हैं, ठीक है, चूँकि x मिनट में कुंतल बनाता है एक वस्तु, x मिनट में कुंतल बनाता है एक वस्तु, ठीक है, तो वो 1 मिनट में कुंतल बनाता है, 1 मिनट में बनाएगा कितना, 1/x वस्तु, है ना, इतना वस्तु बनाएगा। और लेकिन 1 मिनट का तो नहीं, कम से कम 6 घंटे का, तो 6 घंटे में कितना मिनट होता है वो हमें पहले पता होना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में कम से कम 60 मिनट होता है, तो 6 घंटे में 360 मिनट होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 गुना 60, ये 1 मिनट का है और ये 6 घंटे का है, ठीक है। 1 मिनट में 7 तो 6 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 6 घंटे में 360 मिनट होगा, है ना। तो 360 मिनट में कुंतल बनाता है, ठीक है। एक से ज़्यादा है ये वाला, एक से ज़्यादा होने से तो गुना होता है, यानी कि 1/x इंटू 360, इतना वस्तु, है ना, यानी कि इसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं 360/x वस्तु, वो इतना वस्तु बना लेता है, ठीक है। लेकिन एक कुंतल बनाता है, तो इसी 6 घंटे में यानी कि 360 मिनट में ही अब जोसेफ कितना बनाता है वो हमें निकालना होगा। तो सेम टू सेम हमें इसी तरह से लिखना होगा, इसी तरह से, बस यहाँ पे जो x है यहाँ पे x माइनस 5 आ जाएगा, ये क्योंकि कुंतल का तो x है इसलिए हमने यहाँ पे x प्रयोग किया है। अब जोसेफ का तो x माइनस 5 है, तो जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ वहाँ x माइनस 5 लिखना होगा और कुंतल की जगह पर हमें जोसेफ लिखना होगा, बस इतना ही। तो आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जोसेफ x माइनस 5 मिनट में बनाता है एक वस्तु, तो जोसेफ 1 मिनट में वस्तु बनाता है 1/x माइनस 5 वस्तु, तो इसीलिए जोसेफ 360 मिनट में बनाता है 360/x माइनस 5, ये इस तरह से, ठीक है। जिस तरह से यहाँ 360 एकम 360 हो गया था और बटा x हुआ था, उसी तरह से यहाँ पे 360 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, गुना में मैंने नहीं दिया। 360 यहाँ पे 360, यहाँ क्योंकि यहाँ 1/x माइनस 5 होता है ना, तो 360 1 से गुना होकर 360 ही हो जाएगा। वैसे ये समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, ये इसी रूप में है जैसा पहले वाला था, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट लिखा, ठीक है। तो अब क्योंकि 360 मिनट में जोसेफ इतना बनाता है और उसी 360 मिनट में कुंतल इतना बनाता है, तो हमें पता है कुंतल कम बनाता है और जोसेफ ज़्यादा बनाता है, यानी कि ये वाला ज़्यादा है, यानी कि इससे और इससे माइनस करेंगे तो 6 खिलौने का अंतर होगा, सॉरी 6 चीज़ों का अंतर होगा। तो हम लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार ये जोसेफ का वस्तु है 360/x माइनस 5, माइनस करना है हमें कुंतल की वस्तु से 360/x बराबर।
तो हमें पता है कितने का अंतर होगा, 6 खिलौने का अंतर होगा, सॉरी 6 वस्तु का अंतर होगा। ठीक है, तो इसको हमें समाधान करना है। इसको करना तो आता है, ये नीचे वाले का लासा हो जाएगा x-5 इंटू एक्स। ठीक है, ये और ये कटेगा तो बचेगा x, उस x को 360 से गुना करना है, 360x। ठीक है, माइनस x यहाँ कटेगा तो ये वाला बचेगा, तो ये 360 से गुना हो जाएगा, तो 360 गुना x-5 है ना, x-5 360 से गुना हो जाएगा। इतना तो हमने पहले भी सीखा है, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है शायद। ठीक है, ओके। 360 देखें तो कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ 360 बच्चा x माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही होगा, तो इसे छोटा सेकंड ब्रैकेट देते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ब्रैकेट में है, x-5। ठीक है, और ये सेकंड ब्रैकेट से बंद हो जाएगा, और नीचे बचा x-5 इंटू एक्स बराबर यहाँ पे 6। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ केवल इंटू में सट्टा है तो हम इसे बराबर को उधर ले जा सकते हैं, तो हम यहाँ ब्रैकेट खोल देते हैं, x-x, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये वाला माइनस चेंज होकर प्लस हो जाएगा, होगा ना, और इसे आपस में गुना कर सकते हैं, x² -5 और x5x। ठीक है, और ये जो 360 है उसको उधर ले जाना है, 6/360 हो गया। इंटू में होने के कारण वो बराबर के उधर नीचे चला जाएगा ना, फिर इसे काट सकते हैं, 6×6 = 36, 6 0। ठीक है, हो गया। अब जो बचा ये 60 इनसे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, यहाँ पे तो 1 है ना, लेकिन यहाँ देख रहे हैं +x और ये -x, ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि यहाँ सिर्फ बचेगा 5। अब क्योंकि ये इसको ऊपर वाले से गुना करेंगे तो एक को इससे गुना करके हम ऊपर लिखेंगे, तो सेम टू सेम ये इससे जो गुना करके हम ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे समझा सकता हूँ क्या, नहीं, तो आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि n to n इतना बचा ना काटने के बाद, तो हमें पता है ये इसके साथ गुना होकर हम उसको ऊपर लिख सकते हैं, x² - 5x। ठीक है, एक अगर इससे गुना होकर नीचे आएगा, लेकिन हम ऊपर लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, तो सेम टू सेम अगर ये गुना करके नीचे जाता है तो इसको ऊपर किया है तो हमें इसको भी ऊपर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5 0 0 5 6 30 डायरेक्ट हो सकता है। अब देखिए गुणनखंड के रूप में, सॉरी द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, और हमें पता है बराबर को उधर जो 300 है उससे बराबर के इधर ला सकते हैं, ये हो जाएगा -300 बराबर उधर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0। अब यहाँ पे जो भी है इसको हम गुणनखंड विधि से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको श्रीधर आचार्य की विधि से कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे श्रीधर आचार्य के हिसाब से, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, ए का मान यहाँ पर 1 है, यहाँ पे ए का मान 1 है, फिर यहाँ बी का मान -5 है, -5 है, और सी का मान -300 बराबर है, बराबर देखें -300 है, 300 है। ठीक है, यहाँ बीच में एक और पॉइंट होता है जो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला, ठीक है, x² + bx + c बराबर 0 द्विघात समीकरण से तुलना करने पर। ठीक है, यानी कि इस द्विघात समीकरण से तुलना करने पर a बराबर 1 है, b बराबर -5 है और c बराबर -30। ठीक है, ये मैंने पहले भी समझाया है तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे हम श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग करेंगे सीधे सीधे, तो लिख सकते हैं श्रीधर आचार्य के सूत्रानुसार x बराबर, ठीक है, x बराबर क्योंकि -b होता है सबसे पहले, तो माइनस होगा, b का मान -5 है, ये पहले से ही माइनस में है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -5। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस होता है, सॉरी -5 लिखना था ना यहाँ पे, -5। ठीक है, -5 है ये, ओके, ये b का मान b के रूप में -5। उसके बाद वैसे शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर आप लोग फॉर्मूला भूल गए हैं तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है, लिखा अभी। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो -b तो हो चुका है, फिर प्लस माइनस है, रूट दे के b² है, b² यानी कि -5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर -4ac 4 है, a के रूप में हमारा 1 है और c के रूप में हमारा -300 है, तो क्योंकि माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे -300। ठीक है,
300। यहाँ बीच में इंटू है, इंटू देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि सटा हुआ है, लेकिन फिर भी दे रहे हैं, ठीक है, ताकि पूरी तरह समझ में आए। ओके, इंटू देखिए 300 हो गया। फिर बट्टा में 2a है तो नीचे 2 लगाया। a का मान बराबर 1 है तो 1 लगाया। इसके बाद हमें पता है क्या करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +5 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस जैसा है वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि -5 का स्क्वायर +25 हो जाएगा। यहाँ पे इंटू होगा, सबसे पहले साइन इंटू होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस। फिर 300 और 4 गुना होगा, एक तो गुना होगा ही नहीं, तो 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, फिर 4 तिया 12, ठीक है, 1200। फिर नीचे 2 एकम 2 ही हो जाएगा, नीचे x यहाँ पे जैसा वैसे रहेगा। फिर x बराबर इनका जोड़ हो जाएगा, यहाँ 5 का 5 रहेगा प्लस माइनस रूट। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 25 और 1200 को, तो 1225 हो जाएगा टोटल, ठीक है। नीचे 2a हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद x बराबर देखिए क्योंकि ये रूट में आ चुका है तो हम इसका रूट का मान निकाल सकते हैं। 5 प्लस माइनस 1225 का वर्गमूल कितना हो सकता है, तो 1225 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा। मुझे पता है 1225 का वर्गमूल कितना होगा, वो हो जाएगा 35। 1225 का वर्गमूल 35 होता है। नीचे सॉरी यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, 2 एकम 2 होगा, 2 एकम यहाँ पे 2 ही होगा, तो नीचे 2 का 2 ही होगा, ठीक है। इतना करने के बाद ये प्लस माइनस है तो ये प्लस और माइनस में अलग अलग हो जाएगा, यानी कि x बराबर सबसे पहले 5 प्लस 35 बटा 2 हो जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पे x बराबर 5 माइनस 35 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बटा 2, यहाँ पे जैसा है वैसे ही है, ये प्लस में और ये माइनस में। आगे हमें पता है क्या करना है, ये जोड़ हो जाएंगे, 35 और 5 40 हो जाएगा, बट्टा ये 2 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर 35 और 5 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, बटा 2, ठीक है। फिर नहीं लिख रहा, ठीक है, माइनस 30 बटा 2 हो गया। इसको अगर हम काटेंगे तो 2 20 20 40 और ये 15 बार में कटेगा, लेकिन -15 होगा, ठीक है। तो यानी कि x का मान यहाँ पे 20 है और यहाँ पे x का मान -15 है, ठीक है। अब x हमने माना क्या था, हमने x माना था एक वस्तु बनाने में कुंतल को समय लगता है, यानी कि कुंतल का समय 1 मिनट। एक वस्तु बनाने में कुंतल को 1 मिनट यानी कि 20 मिनट लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव में ये है इसलिए आंसर ये होना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हम आगे ये लिख सकते हैं कुंतल को एक वस्तु बनाने में 20 मिनट लगता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 6 घंटे में जोसेफ जितना बनाता है ना, 6 घंटे में, है ना, तो सी कुंतल को उस समय में कितनी चीज़ें बनाया, मतलब कुंतल 6 घंटे में कितना बना सकता है वो हमें निकालना है, ठीक है। अब 6 घंटे में हमें तो पता है, 6 घंटे में अभी हमने निकाला था, 6 घंटे का होता है कम से कम 360 मिनट, है ना। अब क्योंकि ये 20 मिनट का हिसाब है तो हमें 6 घंटे को मिनट में बदल के ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, हम लिख सकते हैं कुंतल 20 मिनट में बनाता है एक वस्तु, है ना, कुंतल 20 मिनट में बनाता है एक वस्तु, लेकिन यहाँ पे 1 का मान नहीं है तो कुंतल 1 मिनट में बनाता है 1/20 वस्तु, ठीक है, 1/20 वस्तु। अब हमें बनाना है 360 मिनट का, 360 मिनट, कुंतल 360 मिनट में बनाता है कितना, तो क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है 360 मिनट, 1 से ज़्यादा होने से तो ये गुना हो जाएगा, 360 वस्तु, ठीक है। इसको हम काट सकते हैं, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 नवा नहीं 2 8 16, है ना, 2 8 16 यानी कि 18, यानी कि 360 मिनट में कुंतल 18 वस्तु बनाता है। तो ये 18 वस्तु लिखा जा सकता है, इसीलिए आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर ही लिख देते हैं, आंसर कुंतल 6 घंटे में 18 वस्तु बनाया, यह है इसका आंसर, ठीक है। अब हम अगला 7 नंबर भी किए देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सवाल है स्थिर जल में, यानी कि रुके हुए जल में नौका का वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा है,
यानी कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है। धारा की दिशा में नौका, ठीक है, यानी कि धारा जिधर जाती है उसी दिशा में नौका 5 घंटे में 15 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 22 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल यानी कि जिधर धारा जाती है, पानी जिधर बहती है उसका उल्टा, उसके उल्टा वो 22 किलोमीटर गया, है ना, 22 किलोमीटर गया। तो धारा का वेग कितना था? तो धारा का वेग हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे जो बोला है धारा की दिशा में 5 घंटे में, ठीक है, धारा की दिशा में 5 घंटे में 15 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 22 किलोमीटर गई। यहाँ सवाल लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक नहीं है, बस उलट पुलट है। पहले यहाँ पे 5 घंटे को पहले लिखते तो ज़्यादा समझ में आता। जैसे कि अगर हम कहें नौका 5 घंटे में ही धारा की दिशा में 15 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 22 किलोमीटर गई, मतलब ये कि उसे धारा की दिशा में जाने में और धारा के प्रतिकूल आने में, है ना, यानी कि 15 और 22 किलोमीटर वो तय करने में ही उसे टोटल 5 घंटे का समय लगा। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, उसे टोटल 5 घंटे का समय लगा जाने और आने में ही, है ना। तो पहले तो 15 किलोमीटर गया, वो उस 15 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगा वो चीज़ नहीं है, और 22 किलोमीटर आने में कितना समय लगा वो समय नहीं है। तो दोनों का अलग अलग अगर हम समय निकालते हैं तो उसका टोटल 5 घंटा होता है, ठीक है। तो इसे हम निकाल कर दिखाते हैं। इस तरह का हमने मैथ पहले भी किया है, इसलिए ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना है धारा का वेग कितना था। तो हम धारा का वेग मान सकते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन नौका का वेग भी अलग से है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर वो धारा की दिशा में जाता है तो नौका का वेग और धारा का वेग दोनों प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर हम धारा का वेग x मानते हैं तो नौका का वेग के साथ उसका धारा के साथ नौका का वेग x + 8 हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन धारा के प्रतिकूल यानी कि उल्टा में वो उन दोनों का वेग घट जाएगा। यानी कि इसका अगर पहले x + 8 था तो अभी वो x - 8 हो जाएगा, ठीक है। तो धारा के वेग के साथ नौका का वेग घट जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल के हिसाब से हिंट में ये लिख सकते हैं, माना धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो धारा के अनुकूल नाव का वेग, क्योंकि धारा के अनुकूल नाव का वेग तो प्लस हो जाता है, इसलिए अब क्योंकि नाव का वेग 8 है, ठीक है, लेकिन धारा के साथ उसका वेग 8 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन धारा के प्रतिकूल नाव का वेग उल्टा हो जाएगा, होने से माइनस हो जाएगा, 8 - x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में इतना किलोमीटर जाता है धारा के अनुकूल, लेकिन 1 घंटे में इतना किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है, ठीक है। तो आगे हम लिख सकते हैं धारा के अनुकूल 8 + x किलोमीटर, है ना, 8 + x किलोमीटर जाने में समय लगता है 1 घंटा, ये लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 8 + x है तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का निकालना पड़ेगा। 1 किलोमीटर जाने में समय, है ना, 1 किलोमीटर का निकालने के लिए ये नीचे आ जाएगा 8 + x इतना घंटा, ठीक है, 1/8 + x इतना घंटा, क्योंकि ये नीचे आ जाता है। जब भी एक का मान निकालते हैं ये वाला पार्ट नीचे आ जाता है, ये तो पता ही है ना। लेकिन इतना नहीं, हमें निकालना है धारा के अनुकूल। वो धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर गया है, 15 किलोमीटर ही गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं धारा के अनुकूल, ये वाला धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर जाने में समय, ठीक है, 15 किलोमीटर जाने में समय। अब देखिए ये 1 से ज़्यादा है तो ये 1 से गुना हो जाएगा, यानी कि 15 हम 15 कर सकते हैं, 8 + x इतना घंटा, ठीक है। यानी कि 15 किलोमीटर जाने में नाव को इतना समय लगता है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं, इसीलिए धारा के प्रतिकूल, उसी तरह से हमें निकालना है धारा के प्रतिकूल जाने में समय, क्योंकि धारा के जिस तरह से धारा के अनुकूल वो 15 किलोमीटर जाने में इतना टाइम लगाता है, उसी तरह से धारा के प्रतिकूल जाने में समय वो 22 किलोमीटर जाना है ना उसे। तो उसका वेग के हिसाब से तो 8 - x है ना, तो वही 8 - x, जैसे यहाँ पर 8 + x नीचे लिखा गया है वैसे ही यहाँ पर 8 - x हो जाएगा, ठीक है, 8 - x घंटा, ठीक है। इतना हो गया। ये हमारा आने का समय है, सॉरी ये जाने का समय है और ये आने का समय है, 22 किलोमीटर आने का समय है। तो अब हम लिख सकते हैं दोनों समय को जोड़कर, यानी कि
प्रश्न अनुसार करके अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल समय 5 घंटे का होगा, क्योंकि दोनों का टोटल समय ही तो 5 घंटा हुआ है, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे 15। ये पहले के समय को 15/8 + x और अभी के समय को, आने वाले समय को 22/8 - x, इनको अगर जोड़ेंगे तो टोटल समय निकल जाएगा 5 घंटा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है ये तो पता ही है, हमें पता है इसको नीचे वाले का लसागु निकालना है। तो 8 + x और यहाँ पे 8 - x हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद ये और ये अगर कट जाएगा भाग में तो ये वाला बचेगा, यानी कि ये 15 से गुना होगा, यानी कि 15 × 8 - x कर सकते हैं, फिर बीच में प्लस है। अब इस वाले में ये और ये कट जाएगा, बचेगा ये वाला, यानी कि ये 22 से गुना होगा, 22 × 8 + x। ठीक है, ये वाला 22 से गुना हो गया। ठीक है, बराबर उधर बचा 5। ठीक है, अब ये वाला गुना हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं ये 8 + x है, ये 8 - x है, यहाँ पे दोनों राशि सेम सेम है, ये और ये और ये, ए इसे a मान सकते हैं, इसे b मान सकते हैं, है ना। इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं। तो ये a + b, a - b ऐसा है, यानी कि ये a² - b² का सूत्र बनेगा। ठीक है, यानी कि नीचे हम 8² - x² ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, जो भी है यहाँ पे ये a² और -b² का सूत्र है, इसीलिए ये a के रूप में 8 और b के रूप में x, यानी कि 8² और -x² ये सूत्र के रूप में बन गया। ठीक है, बाकी जो बच्चा है ये वाला, ये हमारा गुना होगा 15 8 होता है कितना, 15 8 होता है 120, और x से भी गुना होकर वो 15x हो जाएगा, यानी कि 120 - 15x। ठीक है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 120 - 15x। ठीक है, फिर आगे यहाँ प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये 22 और 8 गुना होगा और x गुना होगा, जैसे यहाँ पे गुना हुआ था वैसे ही। तो 22 और 8 को गुना करेंगे तो 8 × 16, 8 × 16 यानी कि 176। यहाँ पे 176 होगा और प्लस 22x हो जाएगा, है ना। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 176x, सॉरी x नहीं है, 176 + 22x है। ठीक है, इतना, उसके बाद बराबर देके 5। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। अगर ध्यान दें तो ये और ये घटेगा, तो इसको पहले घटा लेते हैं। 22 से 15 घटाने से कितना होता है, 22 से 15 घटाने से 7 आता है, यानी कि 7x हो जाएगा, और ये प्लस वाला साइन होगा क्योंकि ये वाला बड़ा है। ठीक है, 7x, और ये दोनों जोड़ हो जाएंगे, तो इसको जोड़ सकते हैं हम। 176 से 120 जोड़ना है तो 100 200 हो जाएगा, 286 96, यानी कि 296 हो जाएगा, 296। ठीक है, 296 हो गया। और यहाँ पे नीचे का सूत्र 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, 8 8 64 है ना, -x का स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, इतना करने के बाद ये इधर ही रहेगा। ओके, ये 7x इसको जैसा है वैसे ही रखते हैं, प्लस 296, क्योंकि ये 5 इसके साथ गुना होगा, तो 5 चौके 20, 20 का 0, 5 5 छक 30, 30 और 2 32। ठीक है, और 5 इससे भी गुना होगा, -5 और x² 5x² हो गया। ठीक है, गुना हो गया। फिर वो सबको इधर लाना है तो -5x² इधर आ जाएगा, यानी कि +5x²। ठीक है, ये 7x उसके साथ ही लिखेंगे, 7x। ठीक है, ये 296 लिखा, प्लस 296, ये 320 भी बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 320। ठीक है, बराबर इधर कुछ नहीं बचा, यानी कि 0। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये जैसा है वैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये घटाव अभी बचा हुआ है, ये वाला संख्या बड़ा है इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा। अब इनको घटाते हैं। ठीक है, यहाँ 10 से 6 घटाया 4, यहाँ बच गया 1, 11 से 9 घटाया 2। ठीक है, और यहाँ बच गया 2 ही बचा ना, 2 2 0, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं होगा, यानी कि इधर बचा बराबर 0। 320 से 296 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। ओके, इतना आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक है, अब क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन चुका है तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे गुणनखंड करिए या फिर श्रीधर आचार्य का सूत्र कीजिए। गुणनखंड करना चाहे तो मैं बता देता हूँ क्या करना है। ये 24 और 5 को पहले गुना करना है,
24 और 5 को अगर आप गुना करेंगे तो कम से कम 5 के 20, 5 10 120 हो जाएगा। यानी कि ऐसा कोई संख्या, दो संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके 120 होता हो लेकिन घटा करके 7 आता है। ठीक है, ऐसा सिर्फ एक ही जोड़ी संख्या है और वो है कम से कम 15 और 8, 15 8 120। यानी कि 15 और 8 उन्हें घटाकर 7 आ सकता है और उन्हीं को गुना करके 120 आ सकता है। यानी कि आपको 15 और 8 का प्रयोग करना है। ठीक है, बाकी प्रयोग कर लीजिएगा, लेकिन मैं इसे श्रीधर आचार्य का प्रयोग कर रहा हूँ। आगे हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण, ये वाला। ठीक है, द्विघात समीकरण, इससे तुलना करने पर यहाँ पे ए जो देख रहे हैं ना, ए की जगह पर यहाँ 5 है, यानी कि ए बराबर 5 है। और बी की जगह पर यहाँ 7 है, तो हम लिख सकते हैं 7 है। और सी की जगह पर -24 है, -24 है। ठीक है, तो आगे हमें पहले ना हमें बी स्क्वायर माइनस 4 AC का मान निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ बी का मान है 7, वैसे बी स्क्वायर माइनस 4 AC, ये क्योंकि डी का मान है तो हम डी लिख लेते हैं। ठीक है, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि निरूपक है ना। बी की जगह पर 7 यानी कि 7 स्क्वायर है, -4 है, गुना ए का मान है 5 और सी का मान है -24 है, इसलिए गुना देंगे और ब्रैकेट देंगे। ठीक है, आगे 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, 49। फिर इन्हें आपस में गुना करना है, लेकिन सबसे पहले ये माइनस और ये माइनस, गुना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो गया। उसके बाद 4 5 20 और 24 को गुना करेंगे तो 20 शून्य 2 चौके 8, 8 का 8, 2 4 5, 580। इन्हें आपस में गुना कर लीजिएगा, यहाँ 580 ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम 580 और 49 को जोड़ना चाहें, क्योंकि जोड़ है तो जोड़ सकते हैं, ये 9 होगा 9, ये 8 और 4 12, 12 का 2 5 और 6, 5 और 1 6, 1 बच गया ना 6, यानी कि 629। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मैंने इसे 20 से गुना किया था ना, 2 चौके 2 3 4, हाँ यहाँ 4 होगा। ठीक है, 4 होगा 480, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। ओके, 9 है, 8 4 12, 12 का 2 हाथ में 4 और 1 5, यानी कि यहाँ 529 होना चाहिए। ठीक है, 529 हो गया। तो अब हम श्रीधर आचार्य का प्रयोग कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं श्रीधर आचार्य के सूत्रानुसार, x बराबर -b प्लस माइनस इतना लिख सकते हैं ना। तो यहाँ b का मान हमारे पास क्या है, b का मान 7 है, तो b की जगह पर हम 7 लिख सकते हैं, -7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC का मान है 529, तो 529 लिख सकते हैं। देखिए ये जो भी आया है बी स्क्वायर माइनस 4 AC का मान डायरेक्ट 529 है, इसलिए डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे 2 है, गुना ए का मान हमारे पास ये 5 है, तो यहाँ पे 5 लगा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बना सकते हैं x बराबर -7 प्लस माइनस, अब देखिए 529 है, 529 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है 529 का अगर हम वर्गमूल निकालना चाहें तो ये 23 का वर्गमूल है, यानी कि 23 का स्क्वायर के ऊपर रूट होगा। ठीक है, 23 का स्क्वायर, अच्छा होल लगा देते हैं। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 2 5 10 हो सकता है, बराबर यहाँ पे -7 है, प्लस माइनस है, यानी कि स्क्वायर के ऊपर रूट है, यानी कि ये हट जाएगा, इसलिए 23 आ जाएगा, बट्टा नीचे 10। ठीक है, अब हम x का अलग अलग मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे x का मान सबसे पहले -7 प्लस 23 बट्टा 10। ठीक है, ये होगा। और अगला नहीं, इसी को पहले बना लेते हैं, 23 से 7 घटाना पड़ेगा, तो 23 से अगर हम 7 घटाएंगे तो जहाँ तक मुझे पता है 16 हो जाएगा, 16 बट्टा 10। ठीक है, और अगर हम इनको काटेंगे तो 2 5 10, 2 8 16, यानी कि 8 बटा 5। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर हम इसका माइनस में निकालें, -7 -23, इसको निकालना ज़रूरी नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं, -23 और 7 को जोड़ना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -30 बट्टा 10, 10 3 30, यानी कि ये आ जाएगा बराबर 3। ठीक है, -3 होगा क्योंकि माइनस में है, ये वाला माइनस में है, लेकिन माइनस में आंसर नहीं हो सकता, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, आंसर हमारा ये होगा 8 बटा 5, यानी कि यहाँ पे जो आया है 8 और 5, इसको लिख सकते हैं 8 बटा 5, ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है,
क्योंकि ये वाला हमारा पॉजिटिव में आया है, लेकिन क्योंकि ये बटा में है तो हम इसको भाग करके देखते हैं कितना आ सकता है। ये गलती से लग गया, ठीक है। भाग करते हैं, 5 से कम 5, 8 से 5 घटा 3, 3 आया तो नीचे लिखना, ये 3 भाग नहीं जाएगा इसलिए इसको ऊपर लिखते हैं 3/5, यानी कि 1/3/5 ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये नहीं होगा, ठीक है। 1/3/5। अब क्योंकि हम धारा का वेग निकाल रहे थे इसीलिए लिख सकते हैं धारा का वेग बराबर 1/3/5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कितना घंटा है। अब देखिए क्योंकि वीडियो पहले से ही लंबी हो गई है तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।